नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। आज के वीडियो में दो सनसनीखेज कहानियां हैं। कहानियों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये जबलपुर की वो घटना थी जो 2024 में घटी, पनागर थाने के इलाके में आने वाले मनियारी गांव में, जहां विजय प्रधान का परिवार रहता था। विजय की पत्नी ममता और उनकी दो बेटियां थी। सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पक रहा था। 15 नवंबर 2024 की सुबह करीब 6 बजे गांव की शांत सुबह अचानक ममता की चीख पुकार से गूंज उठी। पड़ोसी दौड़कर आए और ममता रोते बिलखते कह रही थी कि रात में विजय ने अच्छे से खाना खाया था, फिर सो गया, लेकिन सुबह जब उसने देखा तो वो कमरे की खिड़की से फांसी पर लटका हुआ था। ये सुनते ही पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई। पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि विजय की लाश फर्श पर पड़ी थी और पास में एक रस्सी भी बिखरी हुई थी। ममता रो रो कर बता रही थी कि उसने खुद उसे फांसी से उतारा था, बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही जा चुका था। लेकिन मौके पर मौजूद लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। वजह साफ थी, मोहल्ले के लोग विजय और ममता के रिश्ते के बारे में पहले से जानते थे। उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे, कभी छोटी मोटी बात पर तो कभी गहरी नफरत की वजह से। कोई भी ममता की कहानी को पूरी तरह सच मानने को तैयार नहीं था। माहौल भारी हो गया, लोग डर और शक में बाहर निकलने लगे। थोड़ी देर बाद किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आने की खबर से मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग बाहर जमा होने लगे। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या विजय की मौत सच में खुदकुशी थी या कुछ और? पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उस खिड़की को देखा जिससे ममता ने विजय के फांसी लगाने की बात कही थी। लेकिन खिड़की की ऊंचाई देखकर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। वो खिड़की फर्श से सिर्फ 4 फुट ऊंची थी, जबकि विजय की लंबाई 5 फुट 5 इंच थी। ऐसे में सवाल उठा कि इतने लंबे आदमी के लिए 4 फुट ऊंची खिड़की से फांसी पर लटकना कैसे संभव था? पुलिस को ममता की कहानी में गड़बड़ी नजर आ रही थी। अफसरों ने तुरंत घर के बाकी हिस्सों की तलाशी शुरू कर दी, क्योंकि अब मामला खुदकुशी से ज्यादा किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। इसी बीच विजय की मां पड़ोस से वहां पहुंच गई। उनके साथ विजय की दोनों बेटियां भी थी। मां का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो रहा था। उन्होंने रोते हुए पुलिस से कहा कि उन्हें अपनी बहू पर पहले से भरोसा नहीं था, उनसे बनती नहीं थी। लेकिन कल रात ममता ने अचानक दोनों पोतियों को उनके पास भेज दिया। तब वो समझ नहीं पाई, लेकिन अब साफ हो गया कि ममता रात में घर में अकेली रहना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने सीधे ममता पर आरोप लगा दिया कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि ममता ने ही उसे मारा है। इन आरोपों से माहौल और गर्म हो गया। मोहल्ले के लोग जो पहले ही शक में थे, अब ममता को घूरने लगे। पुलिस ने मां की बात सुनकर ममता से सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जांच तेज हो गई। अगले दिन एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे मामले को पलट दिया। विजय की बहन की बेटी थाने पहुंची और पुलिस को एक वीडियो सौंपा। वीडियो में ममता अपने पति विजय को घर के आंगन में बुरी तरह पीट रही थी। लातें, घूंसे और चीखते हुए गालियां। लड़की ने बताया कि ये वीडियो 2 दिन पुराना था, पड़ोसियों ने बनाया था। इसके बाद उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि मामी ममता का पड़ोस के युवक राकेश के साथ अवैध संबंध था। वो तो पति के सामने ही राकेश के साथ अय्याशी करती थी। अगर विजय विरोध करता तो ममता और राकेश मिलकर उसे बेरमी से मारते थे। वीडियो सामने आते ही पुलिस का शक गहरा हो गया। अब ये आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या की ओर बढ़ता दिख रहा था। पुलिस ने तुरंत ममता और राकेश को हिरासत में लेने का फैसला किया। जब पुलिस ने ममता के घर की गहन जांच की तो कई राज खुलकर सामने आए। सबसे पहले राशन कार्ड में गड़बड़ी मिली।
बेटियों के नाम तो दर्ज थे, लेकिन पति विजय का नाम गायब था। इतना ही नहीं, घर में एक संगमरमर का दिल शेप का शोपीस मिला, जिस पर ममता ने अपने प्रेमी राकेश का नाम खुद के नाम के साथ उकेरवा रखा था। यह देखकर पुलिस का शक पक्का हो गया कि ममता और राकेश के बीच सिर्फ अवैध संबंध ही नहीं, बल्कि विजय को पूरी तरह जिंदगी से हटाने की साजिश भी थी। सभी सबूतों और वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने ममता और राकेश पर विजय को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद मोहल्ले में छिपी इश्क और धोखे की पूरी कहानी सबके सामने आ गई। विजय और ममता की शादी 2010 में हुई थी। दोनों की 2 बेटियां थी और जिंदगी सामान्य चल रही थी। विजय किसानी करता था, घर परिवार संभालता था, सब कुछ ठीक लगता था। लेकिन फिर अचानक 4 साल पहले विजय की दोस्ती पड़ोसी राकेश से हो गई। राकेश अक्सर विजय के घर आने जाने लगा। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो विजय का दोस्त बन चुका था। लेकिन असली वजह कुछ और थी। राकेश ममता को हासिल करना चाहता था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए उसने चालाकी से विजय से दोस्ती की, घर में आना जाना बढ़ाया और धीरे धीरे ममता के करीब आने की कोशिश करने लगा। शुरू में वह ममता को भाभी कहकर मजाक करता था, लेकिन उसकी नजरें और इरादे कुछ और ही थे। विजय इस बात से बेखबर था कि जिस दोस्त को वो अपना समझ रहा है, वही उसकी दुनिया उजाड़ने की साजिश रच रहा है। 1 साल पहले होली के दिन, जब पूरा गांव रंगों में सराबोर था, राकेश ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसने उसकी मंशा को साफ कर दिया। उसने भीड़ का फायदा उठाकर ममता को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ लिया। उसके शरीर पर रंग लगाते हुए अपनी उंगलियां उसके कर्व्स पर फिसलाने लगा। ममता पहले तो चौंक गई, लेकिन जब राकेश ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा तो वो सब समझ गई। ये महज होली की मस्ती नहीं थी, बल्कि राकेश की छुपी हुई चाहत का इशारा था। राकेश की इस हरकत से ममता को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो गई, शरीर में एक गर्माहट फैल गई। उसे ये सब बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा लगा। शायद वो खुद भी कहीं न कहीं इस रिश्ते की चाह रखती थी। तभी तो उस दिन के बाद जब भी राकेश घर आता, ममता उसका खास ख्याल रखने लगी। उसे चाय पिलाती, उसकी नजरों से बातें करती और कभी कभी जानबूझकर उसके करीब से गुजरती ताकि उनके शरीर छू सके। राकेश समझ गया कि उसका तीर निशाने पर लग चुका है। कुछ हफ्तों बाद रंग पंचमी पर राकेश ने ममता को खेत पर आकर होली खेलने का इशारा किया। ममता भी मानो इसी मौके की तलाश में थी। उसने सुबह से ही विजय को खेत ले जाने की तैयारी कर ली। कुछ देर बाद राकेश शराब की बोतल लेकर खेत पर पहुंचा। होली का बहाना देकर विजय को जबरदस्ती पिला दी गई। जब विजय पूरी तरह नशे में धुत होकर बेहोश होने लगा, तो राकेश ने ममता को भी 2 पैक पिलाए। शराब के असर में ममता खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखें नशीली हो गई, शरीर में एक आग सी जल उठी। वही खेत में नशे के बीच राकेश ने ममता को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने ममता के होठों पर अपने होंठ रख दिए। गहरा चुंबन करते हुए उसकी साड़ी को धीरे धीरे खोलने लगा। ममता की सांसें तेज हो गई। वो राकेश के मजबूत शरीर से चिपक गई, उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए। राकेश ने उसके शरीर के हर हिस्से को छुआ, सहलाया और ममता ने खुद को पूरी तरह सौंप दिया। वहां खुले खेत में हवा की सरसराहट के बीच उन्होंने अपनी चाहत पूरी की। राकेश का जोश देखकर ममता उसकी दीवानी हो गई, हर स्पर्श में एक नई उत्तेजना महसूस करते हुए। उस दिन के बाद राकेश और ममता के बीच रिश्ते की सारी सीमाएं खत्म हो गई। अब उनका प्यार चोरी छिपे नहीं, बल्कि विजय के सामने भी चलने लगा। शुरुआत में विजय को शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब उसे हकीकत पता चली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ममता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उल्टा राकेश के साथ मिलकर विजय को बेरमी से पीट दिया। घूंसे,
लातें और बीच में न आने की धमकी। विजय पत्नी के तेवर देखकर डर गया तो ममता पति के सामने ही राकेश के साथ अय्याशी करने लगी। कभी घर के आंगन में राकेश ममता को गोद में उठाकर चूमता, उसके गले पर दांत गड़ा देता, तो कभी रात में विजय के सोने के बाद वे कमरे में बंद हो जाते, जहां से ममता की सिसकारियां और राकेश की भारी सांसें बाहर तक सुनाई देती। विजय कभी कुछ कहता तो राकेश और ममता उसके साथ मारपीट कर मुंह बंद कर देते। धीरे धीरे ममता और राकेश की करतूतों की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन ममता को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसे न तो अपनी इज्जत की फिक्र थी, न ही घर परिवार की, बल्कि अब तो वो और भी बेशर्मी से राकेश के साथ रहने लगी। दिन दहाड़े दोनों एक दूसरे के साथ घूमते, बातें करते। कभी राकेश ममता को दीवार से सटाकर उसके शरीर पर हाथ फेरता, तो ममता हंसते हुए उसे और करीब खींच लेती। वे दोनों अपनी ही मस्ती में रहते। आस पड़ोस के लोगों को घर के अंदर क्या चल रहा था, ये अब पता था। इसी बीच ममता ने विजय पर दबाव डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने किसानी की पूरी जमीन बिकवा दी। बेचारे विजय, जो पहले ही टूटा हुआ था, अब उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो रही थी। लेकिन ममता को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बिके हुए खेतों की ज्यादातर रकम राकेश को सौंप दी। अब राकेश के पास पैसा आ गया था, तो ममता ने उसे एक नई मोटरसाइकिल भी खरीद कर दी। बस फिर क्या था, अब दोनों का खुला खेल शुरू हो गया। दिन भर गांव में मस्ती करने के बाद राकेश और ममता मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर से बाहर घूमने निकल जाते। राकेश बाइक चलाता, ममता पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर चिपक जाती, हवा में उसके कान में फुसफुसाती और कभी कभी रुककर जंगलों में छुपकर अपनी उत्तेजना शांत करते। इधर पत्नी के रंगढंग देखकर विजय को शराब की लत लग गई, जिससे वो बीमार रहने लगा। वैसे भी खेती की सारी जमीन ममता ने बेचकर पैसा प्रेमी पर लुटा दिया था। इसलिए जिस विजय के खेतों में दूसरे मजदूर काम किया करते थे, वो अब खुद दूसरों के खेत में मजदूरी करने लगा था। पति पूरी तरह मजबूर हो गया तो ममता और भी खुलकर प्रेमी के साथ खेलने लगी। यहां तक कि विजय की मौजूदगी में राकेश उसके घर रात रात भर रहने लगा। इस दौरान ममता अपने प्रेमी के साथ अंदर कमरे में सोती, जहां वे घंटों तक एक दूसरे के शरीर की खोज करते। ममता राकेश के मजबूत कंधों पर नाखून गड़ा देती और राकेश उसके हर हिस्से को सहलाते हुए अपनी चाहत पूरी करता, जबकि पति को बाहर बेटियों के पास सुला देती। ममता के पड़ोस में ही उसकी सास रहती थी। मां से बहू के पाप और बेटे की बदहाली देखी नहीं जाती थी, इसलिए कभी वो विरोध करती तो ममता उससे झगड़ा कर उसे शांत कर देती, जिससे सास ने बीच में बोलना बंद कर दिया। कभी किसी गांव वाले ने कुछ कहा तो ममता उसकी बहुबेटी को बदनाम करने लगी। इससे गांव वालों ने भी ममता को रोकना टोकना बंद कर दिया। पुलिस की जांच में ये सामने आया कि घटना से 2 दिन पहले ही ममता ने अपने पति विजय को बेरमी से पीटा था। पड़ोसियों के मुताबिक ममता का ऐसा बर्ताव कोई नया नहीं था। वो अक्सर विजय के साथ मारपीट करती थी और इस दौरान राकेश भी उसका पूरा साथ देता था। दोनों मिलकर विजय को घेर लेते। ममता चीखती और राकेश घूंसे बरसाता। उस जनवरी की रात, नहीं, नवंबर की रात, ममता ने अपनी दोनों बेटियों को सास के घर भेज दिया। उस रात घर में क्या हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन अगले दिन सुबह मोहल्ले में ममता ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और लोगों को यही बताया कि विजय ने आत्महत्या कर ली। मोहल्ले के लोग सकते में थे, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पुलिस ने ममता और राकेश को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन गांव में ये चर्चा खत्म नहीं हुई। लोग अब भी यही सोच रहे थे, क्या विजय ने सच में खुदकुशी की थी या फिर ममता और राकेश ने कोई और खेल खेला था? इस सवाल का जवाब शायद पुलिस की फाइलों में दबकर रह जाएगा, लेकिन मोहल्ले के लोगों के लिए ये एक ऐसा सच बन गया जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। ममता के जेल जाने के बाद विजय की मां ने
अपनी पोतियों को संभालने का फैसला किया। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के शाहनगर की है, जहां एक सनसनीखेज अपराध ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है सीमा, इंदु और मीनू की, तीन ऐसे लोग जिनके रिश्तों का ताना बाना प्रेम, धोखे और हत्या की साजिश में उलझकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा। ये कहानी 2019 की है, जब एक साधारण सी दोस्ती ने खतरनाक मोड़ लिया और एक मास्टरमाइंड की चाल ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। सीमा और इंदु की शादी 2013 में हुई थी। अज्जगढ़ की रहने वाली सीमा एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी, जबकि इंदु, जिसका पूरा नाम इंद्र कुमार कुशवाहा था, एक मेहनती और महत्वाकांक्षी इंसान था। शादी के बाद इंदु को शाहनगर में शेप शॉप नामक कंपनी में मार्केटिंग डिवीजन में नौकरी मिल गई। शाहनगर इंदु के गांव दहलानपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। शुरुआत में इंदु अकेले शाहनगर में रहता था और सीमा अपने सास-ससुर के साथ दहलानपुर में। इंदु छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने आता जाता था। समय बीता, सीमा गर्भवती हुई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। जब बच्चा 2 साल का हुआ तो इंदु के माता पिता ने उसे सलाह दी कि वो सीमा और बच्चे को अपने साथ शाहनगर ले जाए, ताकि परिवार साथ रह सके। इंदु ने उनकी बात मान ली और सीमा को अपने साथ शाहनगर ले आया। शाहनगर में जिंदगी सामान्य चल रही थी। इंदु सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता। उनका बेटा स्कूल जाने लगा था, लेकिन सीमा के लिए दिन लंबे और उबाऊ थे। घर में अकेले रहकर वो बोरियत का शिकार होने लगी। एक दिन उसने इंदु से अपनी परेशानी साझा की और कहा कि वो भी कोई काम करना चाहती है, ताकि समय अच्छा बीते और घर की आमदनी बढ़े। इंदु को ये बात जंच गई। उसने अपने मैनेजर से बात की और सीमा को उसी कंपनी में नौकरी दिलवा दी जहां वो खुद काम करता था। सीमा सुबह ऑफिस जाती और शाम को घर लौट आती। पड़ोस की एक भरोसेमंद औरत उनके बेटे की देखभाल करती थी। ऑफिस में सीमा की मुलाकात मीनू यादव से हुई। मीनू इंटावा कला के रहने वाली थी और आर्थिक तंगी के चलते शाहनगर में किराए के कमरे में अकेली रहती थी। वो अविवाहित थी और अपने परिवार से मिलने छुट्टियों में गांव जाती थी। सीमा और मीनू की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। दोनों लंच के दौरान साथ बैठती, अपने सुख दुख बांटती और घंटों गपशप करती। मीनू की चुलबुली बातें और हंसमुख स्वभाव ने सीमा का मन मोह लिया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि ऑफिस में उनका समय मजे से बीतने लगा। मीनू अक्सर सीमा के घर आती, क्योंकि सीमा को अपने बेटे और घर की जिम्मेदारियों के चलते मीनू के कमरे पर जाना मुश्किल था। इंदु और मीनू भी सहकर्मी होने के नाते एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच दोस्ताना रिश्ता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया, जिसने इस कहानी को खौफनाक मोड़ दे दिया। 2019 की एक सर्द दोपहर थी, जब सीमा और मीनू ऑफिस में लंच के दौरान साथ बैठी थी। बातों बातों में सीमा ने मीनू से कहा, आज छुट्टी के बाद मेरे घर चलना, रात को वहीं सोना। इंदु को जरूरी काम से अज्जगढ़ जाना है, वो कल दोपहर या शाम तक लौटेगा। मीनू ने सीमा की आंखों में देखा। उसकी नजरों में कुछ शरारत सी झलक रही थी। मीनू हंसते हुए बोली, सोना ही तो है, जैसे अपने कमरे में, वैसे तुम्हारे घर। मीनू को क्या पता था कि ये न्योता एक साजिश का हिस्सा था। शाम को ऑफिस की छुट्टी के बाद मीनू सीमा के साथ उसके घर पहुंची। दोनों ने हाथ मुंह धोकर फ्रेश होने के बाद चाय और नाश्ता किया, फिर गपशप में मशगूल हो गई। रात गहराने लगी थी। सीमा ने डिनर बनाया, मीनू ने उसका हाथ बटाया। खाना खाने के बाद दोनों टीवी देखने लगी। रात के करीब 10 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और किसी ने सीमा को नाम लेकर पुकारा। ये आवाज इंदु की थी। सीमा ने तुरंत दरवाजा खोला और हैरानी से पूछा, तुम तो अज्जगढ़ गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए?
इंदु ने बताया कि बस अड्डे पर पहुंचने के बाद उसे फोन आया कि काम हो गया है, इसलिए उसे जाना नहीं पड़ा। उसने समय बिताने के लिए अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की और अब घर लौट आया था। सीमा ने कहा, अच्छा, तुम कपड़े बदलो, मैं खाना तैयार करती हूं। लेकिन इंदु ने मना कर दिया क्योंकि उसने दोस्त के घर खाना खा लिया था। इंदु ने मीनू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स मीनू, तुमने सीमा का ख्याल रखा। मीनू ने जवाब दिया, थैंक्स की क्या बात, फ्रेंड हूं ना। फिर उसने कहा कि अब वो अपने घर चली जाएगी, लेकिन इंदु और सीमा ने उसे रात में अकेले जाने से मना कर दिया। इंदु ने कहा, तुम और सीमा बेडरूम में सो जाओ, मैं ड्राइंग रूम में सो जाता हूं। सीमा ने भी जोर दिया और मीनू रुकने को राजी हो गई। सीमा ने ड्राइंग रूम में इंदु के लिए बिस्तर लगाया और वो वहां लेट गया। फिर सीमा और मीनू बेडरूम में चली गई। बेडरूम में पहुंचकर सीमा ने अलमारी से एक मैक्सी और नाइटी निकाली। नाइटी मीनू की ओर बढ़ाते हुए बोली, लो, इसे पहन लो, कल सुबह यहीं से ऑफिस जाना है, ये कपड़े पहनकर सोने से सुबह तक मुरझा जाएंगे। मीनू ने पूछा, कहां चेंज करूं? सीमा ने हंसते हुए कहा, यही बदल लो, इस कमरे में हम दोनों के अलावा और कौन है? फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, पहले सलवार सूट, फिर एक एक करके सारे कपड़े। वो पूरी तरह नग्न हो गई, बिना किसी झिझक के। मीनू हैरान थी, सोच रही थी कि ये कितनी बेशर्म औरत है जो उसके सामने बिना शर्माए नंगी खड़ी है। सीमा ने मैक्सी पहनते हुए मीनू की तरफ देखा और बोली, अरे, तुमने अब तक कपड़े नहीं बदले, कभी किसी के सामने कपड़े नहीं उतारे, इसलिए शर्मा रही है? बेबी, शर्म को मारो गोली और बदल लो। मीनू के पास कोई चारा नहीं था। ड्राइंग रूम में इंदु था और कपड़े बदलना जरूरी था। उसने शर्म छोड़कर अपने कपड़े उतारने शुरू किए। सीमा की नजरें मीनू के नग्न शरीर पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो मीनू के हर कर्व को निहार रही हो। मीनू ने जल्दी से नाइटी पहन ली और अपने शरीर को ढक लिया। दोनों कुछ देर तक हल्की फुल्की बातें करती रहीं, फिर लाइट बंद करके बेड पर लेट गई। मीनू को नई जगह की वजह से नींद नहीं आ रही थी। सीमा पास में लेटी थी और बार बार मीनू के शरीर को छू रही थी। कभी उसकी कमर पर हाथ फेरती, कभी उसकी जांघों को सहलाती। मीनू ने पहले तो हल्का विरोध किया, लेकिन सीमा की उंगलियों का स्पर्श उसे अजीब सा सुकून देने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर गर्म होने लगा, सांसें तेज हो गई। सीमा जानबूझकर मीनू के संवेदनशील हिस्सों को छू रही थी, जैसे उसकी छाती को हल्के से दबाकर या उसकी जांघों के बीच उंगलियां फिसलाकर। मीनू की हालत ऐसी हो गई कि वो उत्तेजना में मचलने लगी। उसने व्याकुल होकर सीमा से कहा, प्लीज, मुझे शांत कर दो, ये आग बुझाओ। सीमा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ बेड से उठकर दरवाजा खोला और बाहर चली गई। 1 मिनट बाद कमरे में सीमा की जगह इंदु आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिना कुछ कहे अपने कपड़े उतार दिए। मीनू की उत्तेजित देह को देखकर वो बेड पर पहुंचा। उसने मीनू की नाइटी ऊपर खींची और उसके शरीर को सहलाना शुरू किया। मीनू की सिसकारियां कमरे में गूंजने लगी। इंदु ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे, उसकी छाती को दबाया और धीरे धीरे उसकी हर चाहत पूरी की। रात भर दोनों एक दूसरे में खोए रहे। मीनू की उत्तेजना और इंदु की वासना ने कमरे को गर्म कर दिया। सुबह जब बेडरूम का दरवाजा खुला, इंदु मुस्कुराता हुआ बाहर निकला और उसके पीछे मीनू लजाते हुए। उनके चेहरों से रात का राज साफ झलक रहा था। सीमा ने मीनू को देखकर कहा, सॉरी मीनू, अनचाहे में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मीनू ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, हां, मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना सब हो जाएगा। सीमा ने हंसते हुए कहा, हो गया सो हो गया। मेरी दरियादिली देखो, मैंने तुमसे अपना पति बांट लिया। मेरे जैसी बड़े दिल वाली औरत तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेगी। मीनू ने उसकी तारीफ की, लेकिन बोली, प्लीज, इस बात को घर में ही रखना।
सीमा ने रहस्यमयी अंदाज में जवाब दिया, चिंता मत करो, बात बाहर नहीं जाएगी। और सुन, जब भी मन हो मेरे पति की सेवा ले सकती हो, मैं खुद तुम दोनों के लिए सजाऊंगी। मीनू शर्म से चुप हो गई, लेकिन यह रात कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसका मास्टरमाइंड था इंदु। असल में इस पूरी कहानी का आधार सीमा और संतोष का पुराना प्रेम प्रसंग था। सीमा और संतोष अज्जगढ़ में एक ही मोहल्ले में रहते थे। जवानी की उमंग में दोनों के दिल जुड़ गए थे। उनकी मुलाकातें अज्जगढ़ की सुनसान पहाड़ियों में होने लगी। एक दिन नौजवानी की गर्मी में बहकर दोनों एक दूसरे के करीब आए। संतोष ने सीमा के शरीर को छुआ, उसके होठों को चूमा और दोनों ने वहां प्रेम का पहला स्वाद चखा। सीमा को इस रिश्ते में कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि दोनों ने शादी का वादा किया था। लेकिन जब उनके प्रेम की बात परिजनों तक पहुंची, तो सीमा की शादी जल्दबाजी में इंदु से तय कर दी गई। संतोष ने सीमा को धमकी दी कि अगर उसने किसी और से शादी की तो वो पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर लेगा। सीमा डर गई, लेकिन उसने संतोष को समझाया कि वो शादी तो कर लेगी, पर उससे प्यार और शारीरिक रिश्ता निभाती रहेगी। संतोष इस समझौते पर राजी हो गया। शादी के बाद भी सीमा संतोष से मिलती रही, पहले मायके में, फिर शाहनगर में। संतोष सीमा के घर आने लगा और दोनों चोरी छिपे अपनी चाहत पूरी करते। लेकिन इंदु भी कोई दूध का धुला नहीं था। वो कंपनी में मीनू यादव के साथ प्रेम में था और उससे शादी का सपना देखता था। लेकिन परिजनों ने उसकी शादी सीमा से तय कर दी। इंदु ने मीनू को भरोसा दिलाया कि वो सीमा को अपने साथ नहीं रखेगा और बाद में उससे शादी कर लेगा। लेकिन जब सीमा शाहनगर आ गई, तो इंदु ने एक नई योजना बनाई। वो मीनू को अपनी पत्नी की तरह घर में रखना चाहता था और बाद में सीमा से छुटकारा पाना चाहता था। इंदु को मौका तब मिला जब उसे सीमा और संतोष के अवैध संबंधों की भनक लगी। उसने सीमा की पिटाई की और उससे संतोष का नाम उगलवाया। सीमा ने डरकर झूठ बोला कि संतोष ने उसका बलात्कार किया और ब्लैकमेल करके उससे संबंध बनाता रहा। इंदु ने सीमा को माफ करने की शर्त रखी कि वो संतोष की हत्या में उसका साथ दे। सीमा डर गई और हत्या की साजिश में शामिल हो गई। लेकिन इंदु की असली मंशा कुछ और थी। उसने मीनू को भी अपनी योजना में शामिल किया, ये कहकर कि वो सीमा को ब्लैकमेल करने के लिए मीनू को अपनी देह सौंपने को कहेगा, ताकि मीनू उनकी साजिश में फंस जाए। मीनू, जो इंदु से प्यार करती थी, इस योजना में शामिल हो गई। इंदु की साजिश के तहत सीमा ने मीनू को अपने घर बुलाया। उस रात सीमा ने मीनू को उत्तेजित किया और फिर इंदु को बेडरूम में भेज दिया। मीनू और इंदु ने कई बार इस तरह संबंध बनाए, जिससे मीनू पूरी तरह इंदु के जाल में फंस गई। सीमा को लगता था कि वो मीनू को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रही है, लेकिन असल में वो खुद इंदु और मीनू की साजिश का शिकार हो रही थी। 5 दिसंबर 2019 को साजिश अपने चरम पर पहुंची। सीमा ने संतोष को फोन करके लखनपुर सहा के निपटा इलाके में रात के झुटपुटे में मिलने बुलाया। संतोष, जो सीमा से प्यार करता था, वहां पहुंच गया। जैसे ही वो सीमा को बाहों में लेने लगा, उसकी छाती को चूमने लगा, तभी झाड़ियों से इंदु और मीनू निकले। सीमा भी तुरंत संतोष के खिलाफ हो गई। मीनू और सीमा ने संतोष को दबोचा और इंदु ने गमछे से उसका गला घोंट दिया। संतोष की लाश लाला की चट्टान पर छोड़कर तीनों फरार हो गए। 7 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि लखनपुर सहा में एक लाश पड़ी है। थाना प्रभारी हरि सिंह ठाकुर ने मौके का मुआयना किया। लाश संतोष कुशवाहा की थी, जो अज्जगढ़ का रहने वाला था। उसके गले पर गहरे निशान थे और मुंहनाक से खून बहकर जम गया था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने धारा 302, 201 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया। जांच में संतोष की कॉल डिटेल से सीमा का नाम सामने आया। आगे की पड़ताल में इंदु और मीनू भी शक के दायरे में आए।
तीनों की लोकेशन घटना वाले दिन शाहनगर में नहीं, बल्कि घटना स्थल पर थी। पूछताछ में इंदु ने सारी साजिश उगल दी। कैसे उसने सीमा और मीनू को अपने जाल में फंसाया और संतोष की हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। इस कहानी ने पूरे शाहनगर में हड़कंप मचा दिया। इंदु की चालाकी ने न सिर्फ संतोष की जान ली, बल्कि सीमा और मीनू को भी अपराध की दुनिया में धकेल दिया। ये कहानी प्रेम, वासना और धोखे की एक ऐसी तस्वीर है जिसे शाहनगर के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।